जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी के गजल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही आसान उत्तर आप सभी को बताऊंगा, बहुत ही छोटा उत्तर बताऊंगा, है ना। तो बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है और ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के चमकदार यानी खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है, समझा करके लिखिए। यानी यहाँ पर प्रश्न ये किया जा रहा है कि जो आखिरी यहाँ पर आपको मिला है शायर, यानी आखिरी शेर जो है ये वाला, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, यानी इसमें गुलमोहर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्या इसका अर्थ केवल एक फूलदार वृक्ष के लिए है, यानी गुलमोहर एक प्रकार का फूल होता है दोस्तों, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो क्या केवल ये फूल के लिए यूज हुआ है या फिर संकेत रूप में ये कोई अर्थ दे रहा है। तो मैं आपको एक बार इसे समझाता हूँ। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, यानी कभी कहते हैं हम जिए तो अपने ही क्षेत्र में, अपने बगीचे में मतलब जितना हमारा विस्तार है, ठीक है, उतने में ही जिए। और गुलमोहर के तले मतलब आत्मसम्मान को लिए हुए जिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ तक हमारा हद है, जितना हमारा आत्मसम्मान, जितना मतलब हमें संस्कार लेने चाहिए, जितने ग्रहण करने चाहिए, उतने में ही हम रहें, है ना। अपने संस्कार को त्याग करके हम ज़्यादा ना जाएं, है ना, संस्कार को त्याग करके ना जिएं। तो जिएं तो अपने बगीचे में गुलमोहर तले के मतलब ये है कि हम जिएं तो अपने आत्मसम्मान को लेकर के जिएं, ठीक है ना। और मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, अर्थात अगर हमें मरना भी पड़े, मरें तो गैर की गलियों में, अर्थात दूसरों के लिए भी अगर हम मरें, कब मरें, तो गुलमोहर के लिए, यानी आत्मसम्मान के लिए। यानी अगर हमारे बलिदान होने से आत्मसम्मान की रक्षा होती है तो हम मरें भी तो दूसरों के लिए ही मरें और आत्मसम्मान के लिए ही मरें, है ना। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आत्मसम्मान को खोकर जीने से कोई मतलब नहीं है ना। तो लिखेंगे कि इस शेर में गुलमोहर शब्द का मतलब सिर्फ एक फूलदार पेड़ नहीं है। यहाँ गुलमोहर जो है वो आत्मसम्मान और किसी अच्छे उद्देश्य का प्रतीक है। कभी कहना चाहते हैं कि हम अपना जीवन सम्मान से जिए और अगर मरना पड़े तो किसी अच्छे मकसद यानी गुलमोहर के लिए मरें, भले ही वह किसी और के लिए ही हो। भले ही हमारे मरने से उसमें हमको लाभ ना हो, लेकिन दूसरे को लाभ हो, तो मरे भी तो हम एक अच्छे मकसद से मरें, ठीक है ना। दूसरा है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है। पहले मैं पहला शेर आपको दिखाता हूँ। ये शेर नहीं है दोस्तों, शायरी है, ठीक है। पहला शेर देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और दूसरी लाइन में ये एक वचन में आया है। यहाँ पर देखो तो चिरागा शब्द का प्रयोग है यानी बहुवचन है, और यहाँ पर चिराग शब्द यानी एक वचन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या महत्व है अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखो कवि ये कहना चाहते हैं कि कहाँ तो तय तय था चिरागा हर एक घर के लिए, अर्थात कहाँ तो प्रत्येक घर के लिए सुख सुविधाएं देने के लिए उन्होंने तय किया था। किन्होंने तय किया था, राजनीतिक पार्टियां या नेता लोग क्या किए थे, प्रत्येक घर के लिए चिरागा अर्थात दीप उपलब्ध कराने का वादा किए थे, अर्थात सभी घर को सुख सुविधाएं देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया था। चिरागा शब्द यहाँ पर किसका प्रतीक है, सुख सुविधाओं का, ठीक है ना। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, अर्थात आज एक भी सुख सुविधाएं केवल शहर के लिए ही उपलब्ध नहीं है, यानी एक भी घर में कोई सुख सुविधा नहीं पहुंची है ना। तो यहाँ पर चिरागा शब्द जो पहली बार यूज हुआ है वो उनके द्वारा किए गए बड़े बड़े सपनों, बड़े बड़े वादों को दिखाने के लिए किया गया। और यहाँ पर चिराग शब्द जो यूज किया गया उनके द्वारा किए गए कार्यों को दिखाने के लिए किया गया कि कितना उनका वादा था और कितना उन्होंने किया, है ना। तो बस यही लिखना है यहाँ पर कि पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन में प्रयोग नेताओं द्वारा किए जाने वाले बड़े बड़े सपनों को दिखाने के लिए किया गया है, जबकि दूसरी बार चिराग शब्द एक वचन में उनके द्वारा दी जाने वाली सीमित सुविधाओं को दिखाने के लिए किया गया है। इस प्रकार से कवि ने वचन परिवर्तन के द्वारा, यानी बहुवचन एक वचन में ये परिवर्तन के द्वारा उन्होंने सच्चाई को उजागर किया है। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। चलो भाई गौर से पढ़ लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। पढ़ लिया अच्छे से। अब बोल रहा है यहाँ दुष्यंत कुमार का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है, ठीक है।
तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हमारे भारत के लोग ऐसे हैं दोस्तों कि अगर उनके पास कमीज नहीं होगी अर्थात शर्ट नहीं होगा उनके पास ना, तो क्या करेंगे, अपने पैरों से ही अपने पेट को ढकने की कोशिश करेंगे। हमारे भारत के लोग ऐसे हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास सुख सुविधाएं नहीं होंगी ना, तो वो सीमित सुख सुविधाओं में ही अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर लेगा। ठीक है। और आगे अगली लाइन में कवि कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि यही गरीब लोग जो हैं हमारे देश के, यही इन नेताओं के लिए क्या होते हैं, सुखकर होते हैं। क्योंकि भाई इन्हीं गरीबों की मदद से ये नेता लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, है ना। यानी ये गरीब लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, अर्थात नेताओं के इस जीवन के लिए ये गरीब लोग कितने बेहतर हैं, है ना। उनको तो बस क्या करना है, इनका शोषण करना है, हमेशा शोषण करना है इनका, और इनका शोषण करके अपनी लग्जरी लाइफ बनाना है। तो कहने का मतलब, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। हमारे भारत के लोग ऐसे हैं कि अगर सुख सुविधाएं नहीं होंगी तो सीमित सुख सुविधाओं में जी लेंगे, लेकिन सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। ऐसे हमारे देश के लोग हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखना है भाई कि गजल के तीसरे शेर में दुष्यंत कुमार ऐसे लोगों की ओर इशारा करते हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के उपलब्ध ना होने पर सीमित सुविधाओं में ही गुजारा कर लेते हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। चौथा है आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। अजी तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, इसका मतलब ये है कि कवि कहते हैं कि तुम्हारा शासन है, तुम सिल दो जुबान शायर की, अर्थात मेरी आवाज़ को तुम दबा सकते हो, सिल सकते हो मेरी आवाज़ को। किसको कह रहे हैं, नेताओं को कह रहे हैं कि भैया आपका शासन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हमारी आवाज़ को दबा भी सकते हैं, क्योंकि ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। आपके द्वारा ये की जाने वाली ये सावधानी ज़रूरी भी है आपके इस शासन के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपकी पोल खोल देंगे और आपकी शासन व्यवस्था डगमगा जाएगी, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखना है भाई कि यह शेर दर्शाता है कि शासक जो है, राजा जो है, अपनी सत्ता बचाने के लिए शायरों की आवाज़ बंद करवाना चाहता है। क्योंकि भाई शायर सच्चाई उजागर करते हैं, उनके चुप रहने से ही सत्ता की व्यवस्था बिना चुनौती के चल सकती है। अगर शायर ने बोलना शुरू कर दिया ना तो सरकार की पोल खोल के रख देते हैं। ठीक है। इसलिए सरकार को डर रहता है कि भाई शायर की आवाज़ को बंद करवा के ही रखो। ठीक है। यहाँ से हमने आपके चैप्टर को ख़त्म कर दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो, जोर जोर से। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।